भस्में अगर पूर्ण रूप से अच्छे रूप से बनाई जाती है तो वो आपके लिए इतना लाभकारी, एक चुटकी मात्र आपके शरीर में ताकत देने का ऐसा काम करेगी कि सालों साल पुराना रोग एक छोटी सी चुटकी से ठीक हो जाता है। जी, मगर कई सारे लोग इसे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं फिर? भस्म प्रयोग करने से पहले आपके लिवर की जांच करानी है, किडनी की जांच करानी है, वो नहीं कोई कराता है। आप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में अगर आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं तो आप भस्मों का सेवन कर ही रहे हैं। सभी दवाइयों में होती है। मोस्ट ऑफ जो रस औषधियां उनमें भस्में डलती हैं। आयुर्वेद शास्त्र में सबसे निकृष्ट भोजन पनीर को कहा गया है। अगर दूध फट जाए तो उसको ये नहीं कहा कि जानवर को भी खिला दो, खड्डा खोद के उसको दफना दो, उसको बंद कर दो। पनीर इतना भारी आपके शरीर में वो लाभ नहीं देता। और पहले के राजा महाराजा इतनी लड़ाइयां लड़ते थे, इतनी रानियां भी रखते थे, इतने उनका साम्राज्य भी होता था, वो भस्मों के सेवन से ही होता था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, भस्मों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भस्मों को लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी छिड़ती है। कई लोग भस्मों में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कई लोग सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, कई लोग इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, कई और सारी मिथ भस्मों को लेकर सामने आते हैं। तो मैं भस्मों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो ये भस्में कई लोग बोलते हैं सेफ नहीं है, तो भस्मों के बारे में आप बताइए, ये सेफ हैं या नहीं है, इसके डिटेल में बताइए आप हमें। पहले तो मैं बता देता हूं, हर जो मेटल हमारे शास्त्र में वर्णित था उनकी भस्में तैयार की जाती हैं। आपके स्टोन्स की भी भस्में तैयार की जाती हैं। लोह भस्म है, स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, ये सभी प्रकार की भस्में तैयार होती थी और अभी भी हो रही है। पहले क्लासिकल वे से होती थी, अभी मशीनीकरण आ गया है जी। आपके मोती भस्म है, आपकी हीरक भस्म है, इस प्रकार की भी भस्में सेफ है या नहीं। भस्में अगर उचित मात्रा में वैद्य के मार्गदर्शन में दी गई जाती है तो वो सेफ है। और कैसे वो निर्माण किया गया है, वो भस्में अगर निर्माण किसी मशीन से किया गया है, उसका प्रॉपर चेकिंग हुआ है, टेस्टिंग हुआ है, तब वो सेफ हो सकती है। और सर इसी बात पर कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप भस्मों का प्रयोग करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ये चीज बोलते हैं। देखो, भस्म का गुणवत्ता चेक करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि भस्म वारीतर हो। भस्म को अगर हम वारी का मतलब होता है जल, पानी पे डालें तो पानी पे तैरे, रेखा पूर्ण हो जाए, कि हम उंगली पे लगाए ऐसे मसले तो रेखाओं के अंदर वो लिप्त हो जाए। वारीतर रेखा पूर्ण। ए पुनर्भव, अगर हम उसे जलाएं तो उससे धुआं ना बने, वो वैसी ही अवस्था में रहे। तो इस प्रकार की प्रामाणिकता, इस प्रकार की जांचें रहती थी। निर्धूम, उसको जलाएं तो धुआं भी ना उठे, ये शास्त्र कहता है। आज के समय में भस्मों की चेकिंग के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, आयुष डिपार्टमेंट ने मानकताएं दी है। HPTLC, TLC, उसका पूरा चेक किया जाता है कितनी उसकी मैश वैल्यू है। मैश टेस्ट बता दिए गए, टेस्ट बता दिए गए। मैश वैल्यू मैं बता देता हूं। मैश जैसे आप चाय की छलनी लेते हैं, वो 50 मैश है कि उसमें 50 जालियां होंगी, उससे पानी निकल जाता है। अब यहां हम बात करते हैं कि हमारी किडनी में भी छिद्र है कि वो कितनी मैश पे जा सकते हैं। अगर अच्छी गुणवत्ता की अगर आप भस्म की बात करें तो कम से कम 250 मैश होना चाहिए, 300 मैश होना चाहिए, और ज्यादा हैवी कोई भस्म है तो 400 मैश तक भी, कि वो हमारी किडनी में रुके नहीं। अगर भस्म कच्ची है तो वो मैश से भी नहीं पास होगी, HPTLC, TLC टेस्ट भी नहीं पास होंगे। भस्में अगर पूर्ण रूप से अच्छे रूप से बनाई जाती है तो वो आपके लिए इतना लाभकारी, एक चुटकी मात्र आपके शरीर में ताकत देने का ऐसा काम करेगी कि सालों साल पुराना रोग एक छोटी सी चुटकी से ठीक हो जाता है। जी, मगर कई सारे लोग इसे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं फिर? भस्म प्रयोग करने से पहले आपके लिवर की जांच करानी है, किडनी की जांच करानी है, वो नहीं कोई कराता है। कोई भी अगर भस्म लेता है वो वैद्य से नहीं ले रहा है, वो किसी पंसारी से ले रहा है जिसे ज्ञान ही नहीं है, जिसने स्टडी ही नहीं की है। अब बहुत सारा जिक्र आता है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म की जो मात्रा बताई जाती है व्यक्ति वर्ग के अनुसार, वैसे तो वैद्य निर्धारित करता है कितनी हम इसे डोज बनाते हैं। बाकी सामान्य जो मात्रा है 18 मिलीग्राम की मात्रा, 1 ग्राम भस्म को हम 2 महीने तक देते हैं। यहां 2-2 ग्राम 1 महीने में खिला देते हैं, तो इतना शरीर पचाएगा कैसे, हजम ही नहीं करेगा। जिसका लिवर फंक्शन कमजोर है, जिसका किडनी फंक्शन कमजोर है, आप उसको, हम तो ये परहेज करते हैं कि दूध भी नहीं देना, आपको हैवी फूड भी नहीं खाना। आप भस्में भी ये देख के देंगे कि आपके शरीर इसे पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा। पूरे डायग्नोस्टिक के साथ इसे लेना चाहिए, तभी ये फायदेमंद रहती है। जी सर, इसके न्यूट्रिशन की बात आती है तो ये भस्मों का न्यूट्रिशन के साथ क्या कनेक्शन है?
भस्मों का न्यूट्रिशन, अब हर चीज, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट रहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, रोटी से, चपाती से, फल फ्रूटों से ही मिल जाते हैं। माइक्रो जो कम मात्रा में आपको चाहिए, वो सोना है, चांदी है, या कोई अन्य मेटल है, जैसे आप आयरन की बात कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आपको शरीर में चाहिए, जैसे वो पालक से भी मिलता है। लेकिन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमी हो गई है और पालक उतने रूप में उसे दे नहीं पाता, तो वहां लोह भस्म का जिक्र आता है। लोह भस्म छोटी सी मात्रा में जब हम सेवन करवाते हैं विशेष अनुपान के साथ, तो वो आयरन को बढ़ा देता है। वैसे ही हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के लिए स्वर्ण का, हीरक का, चांदी का, कैल्शियम का, सभी का रोल रहता है। सर क्या तभी ऐसा कहा जाता है, जैसे बच्चों में कहा जाता है, आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि 16 साल तक आपको स्वर्ण प्राशन देना चाहिए बच्चों में, ताकि उनकी जो ये न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाए, तभी बताया गया ये? आयुर्वेद बड़ा अच्छा आपने बताया, 16 वर्षों तक जिक्र आता है। कई व्यक्तियों के लिए तो ज्यादा भी हम कर लेते हैं, उसमें स्वर्ण भस्म डलती है। स्वर्ण भस्म बुद्धि को, मेधा को बढ़ाती है, बुद्धि के लिए बहुत लाभकारी है, हमारे शरीर में ऐसी लेयरिंग कर देती है, हमें एनर्जेटिक बनाती है। हर एथलीट, मेरे से बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं, वो रोगी नहीं है, वो अपना गेम मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए भस्म डलवाते हैं, और उनकी प्रकृति देखकर, उनकी जांचें करवा के तब हम निर्धारित करते हैं। आयुर्वेद ने तो हर व्यक्ति वर्ग के लिए अलग अलग औषध रूप में, भस्म रूप में जिक्र आता है। आप भस्मों का वैसे प्रयोग नहीं करते, आप उनकी निंदा करते हो, लेकिन गोलियां जो आप खा रहे हो, रस औषधि जो खा रहे हो, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी है, चंद्रप्रभा वटी, सभी में अन्य भस्म डली होती है जी। आप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में अगर आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं तो आप भस्मों का सेवन कर ही रहे हैं। सभी दवाइयों में होती है, मोस्ट ऑफ जो रस औषधियां उनमें भस्में डलती हैं, सभी आसवरिष्ठ आदि में तो नहीं डलती है, लेकिन जितने भी आपके वटी आदि हैं सभी में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भस्मों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भस्मों का मारण, भस्मों का शोधन, भस्मों की भावना, उसका भी जिक्र आता है कि भस्म की भावना अगर आप अदरक स्वरस में दे रहे हो, गुलाब के जल में दे रहे हो, तो अलग अलग भस्म का ऐसे प्रारूप लिखा हुआ है, किस व्यक्ति को कैसे भस्म हमें देनी है। सर इसमें आपने दो चीजों की जिक्र किया कि एक अदरक में लेना के लिए और एक और चीज के बारे में जिक्र किया, तो ये किन किन चीजों में की पूर्ति करता है शरीर में? भस्मों का जो मैंने मारण का जिक्र किया या शोधन का जिक्र किया, तो वहां औषध द्रव्य का जिक्र आता है, स्वरस हम जिसे कहते हैं। स्वरस में अदरक का स्वरस हो सकता है, या तुलसी का स्वरस हो सकता है, या नींबू का स्वरस हो सकता है। उन स्वरसों में इसका महीनीकरण, नैनो पार्टिकल जब जागृत करना होता है, तो भस्म तैयार की गई, उसमें फिर भावना दी गई, उसमें वो रस डाला, उसको घुटाई करते रहे, घुटाई करते रहे, जब वो सूख गया फिर डाला, फिर घुटाई करते रहे, फिर पुनः उसको बनाया। तो यहां 100 पुटी, 1000 पुटी और सहस्त्र पुटी, ऐसे वो पुट भस्म तैयार की जाती है। फिर वो भस्म अगर आप एक चुटकी भी दो तो शरीर में ऐसा नैनो पार्टिकल का खेल चलेगा कि आप एकदम से महसूस करेंगे कि पता नहीं कौन सा स्टीरॉइड का इंजेक्शन आपको लग गया। तो ऐसा भस्मों का महत्व है। जी सर, सभी जानते हैं कि भस्में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है और डॉक्टर की सलाह से इसे लेना चाहिए। हमें पंसारी से इसके बारे में नई चर्चा करनी चाहिए, नई उनके एडवाइस की हुई भस्में लेनी चाहिए। सर हम ये बात करते हैं कि हमको कैसे पता चले कि हमारे किस न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन सी भस्म हमारे लिए अच्छी है? सबसे पहले तो आप अपने शरीर के ही प्रारूप देखें कि आपकी आंखों में वीकनेस है, आपके बालों में वीकनेस है, या आपके चलने फिरने में कोई दिक्कत आ रही, उसके अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार तो आप जनरल पता कर सकते हैं। बाकी खून की जांच करवा के भी हम पता कर सकते हैं कि किस कैल्शियम की कमी तो नहीं है, कोई विटामिन की कमी तो नहीं, तो उनके अनुसार एनालाइज करके फिर भस्म दी जाती है। अगर HB की कमी है तो हम आयरन का सोर्स लोह भस्म को देंगे। अगर आप में कोई अन्य प्रारूप की कमी है, अन्य एलिमेंट की कमी, तो उस प्रकार की हम भस्म आपको देंगे। कैल्शियम की कमी है, कुंतात्मक भस्म, मोती पिष्टी या अन्य कोई कैल्शियम बढ़ाने वाली भस्म आपको देंगे। तो ये जांचें और एक दो बार आप वैद्य से मिलते हैं तो उसके अनुसार हम डिसाइड कर लेते हैं ये कमी है और ये भस्म। और वहां उसके बाद में भी, भस्म के बाद में अनुपान का भी महत्व होता है। सर ये एक पहले ही मैं ये जानना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन की अगर हमारे को कमी है तो कैसे पता चल सकता है, क्या इंडिकेशंस, क्या साइंस आते हैं हमारे शरीर में जिससे हमारे को पता चलता है इस स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की हमें कमी है? आयुर्वेद में आज के समय में बालों की बड़ी व्यक्तियों में समस्या रहती है। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा गया, अस्थि महाभूत का मल माने गए हैं केश और नाखून। जिनमें बालों की समस्या है, नाखूनों की समस्या है, मुख्य रूप से उनको कैल्शियम डिसऑर्डर मिलता है। तो कैल्शियम डिसऑर्डर है, शरीर में जकड़ाहट रहेगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, और दूसरा न्यूट्रिशन, वो दूध भी नहीं ले रहा है,
कैल्शियम का कोई सोर्स भी नहीं ले, तो कॉमनली आप एनालाइज कर सकते हो कि आप में कैल्शियम की कमी है। तो वहां हम कुक्कुटात्मक भस्म बहुत सरलता से अंडे के छिलके से तैयार की जाती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ये नहीं प्रयोग करना चाहे तो मोती से मोती पिष्टी बनती है, वो प्रयोग कर सकते हैं। और मैं जो जिक्र कह रहा था कि अनुपान शहद के साथ लेने से अलग गुण बढ़ जाते हैं, मक्खन के साथ लेने से अलग गुण बढ़ जाते हैं। व्यक्ति की प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है, उसके अनुसार वैद्य निर्धारित करना है कि कब किसके साथ किस समय इसको प्रयोग करने से आपके शरीर में अद्भुत लाभ मिलेंगे। जी सर, हम कई सारे इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने बात कर ली, अब सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं हम। पहले तो सेक्सुअल हेल्थ की अब समस्या क्यों बढ़ रही है? हर जगह आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई डॉक्टर सेक्सुअल हेल्थ की दवाइयां दे रहा है, कई लोग खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं नेट ऑनलाइन देख के। तो सेक्सुअल ऑर्डर की समस्या क्यों बढ़ रही है आजकल के टाइम में? सेक्सुअल हेल्थ की समस्या मुख्यतः तो स्ट्रेस के कारण बढ़ रही है, दूसरा आपके पोषण के कारण बन रही है। आपकी थाली में स्वाद तो है, पकोड़े आ गए जी, कोई पनीर आ गया जी, कुछ और चाप आ गई जी, पता नहीं क्या क्या पकवान आप खा रहे हैं, क्या नहीं खा, पोषण नहीं है। स्वाद अलग चीज है, पोषण अलग चीज है। पहले मेवे खाए जाते थे, खीर खाई जाती थी, कोई अन्य फल फ्रूट बनता था, अन्य पाक बनाया जाता था दूध के अंदर, तो वो आपके शरीर को बलवान करता था। पहले तनाव नहीं रहता था, कम्युनिकेशन अच्छी थी। अभी तनाव भी बढ़ गया है और भोजन में पोषण भी कम हो गया, तो ये मुख्य कारण। दूसरा, जो सोशल मीडिया का चलन ज्यादा बढ़ा है, तो बच्चे कुरीतियों में ज्यादा चले गए हैं, गलत आदतें उन्हें लग गई हैं, उसके कारण भी समस्या ज्यादा बढ़ रही है। हर व्यक्ति वर्ग के लिए एक आहार अलग अलग रहता है। बच्चा पढ़ाई करेगा, आप कहोगे बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ब्राह्मी खाओ। बुजुर्ग होगा उसे आप अलग कहोगे, जवान होगा उसे आप कहोगे अलग खाओ। जिम कोई करता है उसे कहते हैं केला खाओ, सुगंधा खाओ, या कोई नॉन वेज खाओ, या कोई। इसके बारे में सर मैं डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे कि किस स्पेसिफिक उम्र में कैसा आहार अपना होना चाहिए, कि अगर बच्चा है तो उसका आहार कैसा होना चाहिए, अगर कोई जवान है 25-26 साल का है, या फिर उससे बड़ी उम्र है 40 साल के बीच बीच, उसका आहार कैसा होना चाहिए? जो लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज हैवी कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में, मतलब कौन सी भस्में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा आहार वो ले सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए हमें। बच्चे के लिए सुपाच्य तो माता का दुग्ध रहता है। जब थोड़ा बड़ा होने लग जाए तो उसको हम फलों का सेवन भी कराते हैं। और बच्चे को हम स्वर्ण प्राशन का जिक्र आता है, सर्वप्रथम हमारे यहाँ तो चटाया जाता है, कोई शहद भी चटाता है, कोई स्वर्ण भी चटाता है, ये प्रारूप रहते हैं। लेकिन ये वैद्य के मार्गदर्शन में होना चाहिए। आप कैसा सोना, कैसी भस्म, कैसा प्रोडक्ट आप प्रयोग कर रहे हैं, वो नहीं। जब बच्चा भोजन करने लग जाता है तो बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए और इजी टू जल्दी पचता रहे, उसको 3 बार खाना दो, एकदम नहीं देना है। एकदम दोगे उसकी अग्नि मांद हो जाएगी। उसको हल्का खाना सुबह दे दिया, हल्का खाना दोपहर को दे दिया, हल्का खाना शाम को दे दिया, तो इस प्रारूप में चलना रहे। उसके थाली में क्लासिकल फूड ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ पूरा स्टडी करके पंजीरी बनाई जाती थी, बच्चे को पंजीरी बड़ी लाभकारी रहती है। उसमें पूरा का पूरा मल्टीविटामिन है, जो मेवे डले हैं, जो घी डला है, उसमें फैट और अन्य जो न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बच्चे का ये हो गया। तो स्त्रियों के लिए क्या रहता है, स्त्रियां काम ज्यादा करती हैं या उनमें कोई कमी है, तो उसके अनुसार उसको कोई ना कोई जूस जरूर सेवन करना है। स्पाइन की अगर कोई समस्या है तो कैल्शियम जरूर सेवन करना है। और भस्मों के लिए अगर हम बात करें तो कुक्कुटात्मक भस्म वो ले सकती हैं, मोती पिष्टी वो ले सकती हैं, या शरीर में ज्यादा बलवान उनको लगना है या एथलीट का काम करती हैं तो स्वर्ण भस्म आदि भी उनके लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। भस्मों का ये नहीं कि ये पुरुष की है, ये स्त्री की है। किस अनुपात में, किस प्रकृति का व्यक्ति है, किस समय लेना, ये वैद्य डिसाइड करता है। अगर व्यक्ति बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसको भस्मों का सेवन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जवान पुरुष है, उसको भी भस्मों का सेवन कराया। जवान पुरुष की हम डाइट की बात करते हैं, वो काम भी करने जाता है, तो उसके थाली में ऐसा भोजन हो क्यों जो जीवित है। जीवित भोजन क्या कहते हैं कि फल फ्रूट सब्जियां ये ज्यादा रहे। अनाज में उसको मिलेट्स मिले तो बड़ा अच्छा है, फर्मेंटेड फूड मिले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि स्ट्रेस तनाव है तो इजी टू डाइजेस्ट, सुपाच्य भोजन ज्यादा रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिन में सुन के आया बहुत से, रात को पनीर खा रहा, पचता ही नहीं, भारी हो जाता है। तो हम तो वैसे तो पनीर का बिल्कुल ही मना करते, पनीर सेवन ही नहीं करना चाहिए। उसकी
आयुर्वेद शास्त्र में सबसे निकृष्ट भोजन पनीर को कहा गया है। अगर दूध फट जाए तो उसको ये नहीं कहा कि जानवर को भी खिला दो, खड्डा खोद के उसको दफना दो, उसको बंद कर दो। पनीर इतना भारी आपके शरीर में वो लाभ नहीं देता है। मगर सर जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन के लिए, वेजिटेरियन लोग तो पनीर का ही जिक्र करते हैं, पनीर ही खाते हैं। कोई व्यक्ति अभ्यस्त हो गया, उसको पचाने में सक्षम हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति है और कोई जिम आदि नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ना खाएं। आप दूध पीजिए, देसी गाय का दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मट्ठा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो लोग एज्ड हैं, जिन लोगों को जवान रहना है, तो वो किन किन भस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले बात तो हमने ये बता दी कि डॉक्टर की सलाह से ही लें, मगर अगर किसी ने लेना है, सेफ हो, वो कौन सी ले सकता है? देखो, वैसे तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्ण भस्मों का जिक्र नहीं कर सकता। व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, व्यक्ति के रोग के अनुसार भस्मों का चयन होता है। अगर कोई सामान्यतः 6 महीने में या वर्ष में एक बार 2 महीने स्वर्ण भस्म का कोर्स कर लेता है तो शरीर बलिष्ठ रहता है और जवान रहता है। और पहले के राजा महाराजा इतनी लड़ाइयां लड़ते थे, इतनी रानियां भी रखते थे, इतने उनका साम्राज्य भी होता था, वो भस्मों के सेवन से ही होता था। और जो व्यक्ति, मैं यहां बता देता हूं, जिसके धनाढ्य नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्वर्ण का कोई ना कोई उसके पास गहना जरूर होगा। आप दूध उबाल रहे हैं, सोने की अंगूठी उसमें डाल दीजिए, जितने मिलीग्राम आपको चाहिए, 10 मिलीग्राम तो उससे एक्सट्रैक्ट होके उसमें आ जाएगा। पहले तो पात्र भी होते थे कि सोने का गिलास होता था, सोने का कोई जिसमें दूध उबालते हैं वो पात्र होता था। कई व्यक्तियों के यहाँ चांदी पतीले होते थे। अब लोहे का पतीला क्यों अच्छा माना था? क्योंकि लोहे के गुण उसमें आ जाते हैं। अब आपके पास पात्र तो नहीं है, तो छोटा गहना भी है तो उसको डालेंगे, फिर धोके उसको निकाल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो गुण आपको सोने के वैसे भी मिल जाएंगे। अगर आप धनाढ्य हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो स्वर्ण भस्म का प्रयोग कीजिए। हीरक भस्म, जिनको गांठें हो गई हैं, कैंसर का रोग आ रहा है, पुनः पुनः कोई समस्या आती रहती है, तो हीरक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। चांदी की भस्म भी आपके शरीर में कांति तेज लाती है। और कैल्शियम की भस्म आपके बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी रहती है। आपको सोन की समस्या अगर है तो कैल्शियम की भस्में नहीं लेनी है, या अन्य भस्में लेनी है तो मात्रा कितनी है तो वो जांचें करवा के ही लेनी है। किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थान से आपको भस्म का चयन नहीं करना है कि जो डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा है कि कैसे नीड है। कोई एथलीट भी डायरेक्ट चला जाता है, आज के टाइम तो एथलीट एजुकेटेड है, वो ऐसे स्थान से लेते नहीं है। तो ले भी रहा तो मैं उनको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कतई ऐसे किसी भी स्थान से ना लीजिए। पहले आपकी जांचें हो, पूरे शरीर का एनालिसिस हो, तत्पश्चात जाकर ही आपको भस्मों का प्रयोग करना। नहीं तो ये भस्में आज नहीं, भविष्य में जाके आपको इतना बड़ा रोग दे जाएंगी कि वो संभाला नहीं जाएगा। सर हम सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए कौन सी भस्म हमारे लिए सेफ है और हम ले सकते हैं? वो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए स्वर्ण भस्म लीजिए, हीरक भस्म लीजिए, आप चांदी भस्म लीजिए, कैल्शियम की भस्म लीजिए। कैल्शियम में आप मोती पिष्टी ले सकते हैं, मोती भस्म ले सकते हैं, ये बड़ी लाभकारी रहती है। मुक्ता पिष्टी आप ले सकते हैं। ये भस्में सामान्य है, सरल है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, मात्रा निर्धारित हो और अपनी प्रकृति एनालिसिस करके। सर ऐसे स्पेसिफिक कोई दवाई भी बताई गई है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए आयुर्वेद में? देखो, मेल सेक्सुअल हेल्थ बीमारी क्या है? मेल सेक्सुअल हेल्थ तो हमारे पोषण से, आहार से, खीर से, दूध से भी पूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें कोंच के बीज से भी पूर्ण हो जाता है। अगर स्पेसिफिक आप भस्मों की ओर जाना चाहते हैं तो पहले डायग्नोज हो कि आपको स्पर्म से रिलेटेड बीमारी है या टाइमिंग से रिलेटेड इशू है या कोई अन्य इस टाइप की समस्या है, तो उसके अनुसार हम फिर भस्म डिसाइड करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में देना है या फिर कोई भस्मों से निर्मित औषधि देनी है। अब शुक्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है, तो वहां हम पहले तो पेशेंट का एनालाइज करते हैं, इसको ओलिगोस्पर्मिया है या टेराटोजोस्पर्मिया है या ओलिगोटेराटोजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट कम हो गया। टेराटोजोस्पर्मिया का मतलब है कि जो स्पर्म का हेड है, नेक है, टेल है, उसका शेप साइज नेचुरल नहीं। जैसे हमारे यहाँ आदमी बोने हो जाते हैं, वैसे ही आपका स्पर्म बोना हो गया, नाटा हो गया, ऊंचा हो गया, मोटा हो गया, तो वो वैसा कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अलग से योग बनते हैं। तो सर ये जो 3 आपने बताए प्रॉब्लम्स, इनके लिए अलग अलग कौन कौन सी भस्म हो सकती है? इनके लिए भस्म व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही तैयार करते हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसी भस्म नहीं है कि ये भस्म दी और ये बिल्कुल ठीक हो गया। पूरा शरीर का शोधन करके पहले भस्मों को पाचन के लायक बनाएंगे और फिर हम देते हैं। शुक्र मातृकावटी बड़ा अच्छा रोल करती है, जो आपका
ओलिगोस्पर्मिया है। शुक्र मातृकावटी, शुक्र वल्लभ रस और ओलिगो टेराटोजोस्पर्मिया जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, शुक्र मातृकावटी, शुक्र वल्लभ रस और काम दुधार विशेष, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैं अपनी प्रैक्टिस में देता हूं। शहद के साथ घुटाई करके सुबह 125 मिलीग्राम, दोपहर 125 मिलीग्राम, शाम को 125 मिलीग्राम, इन तीनों के अनुपात से बनाकर दिया जाता है। अगर व्यक्ति सक्षम है, इसको स्वर्ण भस्म के साथ अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है। स्त्रियों में भी अगर अंडा की समस्या है, स्पर्म की समस्या, एग्स की समस्या है, तब भी हम उन्हीं के प्रकृति के अनुसार ऐसी ही भस्मों का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। पुष्प धनवा रस का जो रोल है वो स्त्री और पुरुषों में इतना अद्भुत है। सामान्यतः अगर किसी को प्रारंभिक अवस्था है, वो पुष्प धनवा का प्रयोग करके देखे, नाम ही जिसका पुष्प है, तो वो आपके शरीर को फूल रूपी बनाने का काम करती है। और इसका सेवन कब करना और कितनी मात्रा में लेना? इसका सेवन सुबह शाम आप शहद के साथ कीजिए। 2-2 टैबलेट आती हैं, 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, इसको घुटाई करके लीजिए। अगर शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ा है तो साथ में कोई कैल्शियम की भस्म भी आप ले सकते हैं, या फिर कामदुधार विशेष, कामदुधार विशेष मोती युक्त होता है, इसका आप साथ में प्रयोग कीजिए। 1 महीने में आपको रिजल्ट, 1 महीना तो ज्यादा मैंने बता दिया, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। महीने का तो अंडे का साइकिल वो महीने का होता है तब दिखेगा, लेकिन शरीर में जो कमियां हैं वो आपको 1 हफ्ते में दूर होती दिखाई देंगे। जी सर, भस्मों के ऊपर हमने चर्चा कर ली, इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी की क्या समस्या बहुत ज्यादा जैसे देखने को मिल रहा है, हर जगह IVF सेंटर्स बन रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी की समस्या में कौन सी भस्म हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी भस्म डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लेनी चाहिए? इनफर्टिलिटी के लिए अगर डॉक्टर से कोई भस्म तैयार कॉम्बिनेशन में करवाना चाहता है तो स्वर्ण भस्म बड़ा अच्छा रोल लेती है। इनफर्टिलिटी में भी क्या कारण है, क्या कमियां हैं, कौन सी डिजीज है, उसको उसके अनुसार भस्मों का चयन, उसके अनुसार रस रसायन का चयन हम करते हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये भस्म आप खाएंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डिजीज के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। मैं यहां बता दूं, गर्मी में कोई भस्म खा रहा है, किसी और के साथ खा ले, शरीर में उष्णता भी बढ़ सकती है। तो भस्मों का जो जिक्र आता है, व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति के रोग, व्यक्ति का स्थान कहां रहता है, सभी के अनुसार निर्धारित करके हम बताते हैं। सामान्यतः इनफर्टिलिटी में पुरुष की इनफर्टिलिटी है या महिला की इनफर्टिलिटी है, उसके लिए स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। अगर आयरन की कमी स्त्रियों में है तो लोह का भी प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का प्रयोग दोनों में किया जाता है। तो इनके लिए भी कई सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। कैल्शियम में बहुत सारी हैं, मोती है, मूंगा है और आपका कुंतात्मक है। तो कौन सा किस व्यक्ति में फिट बैठता है, किस प्रकृति में फिट बैठता है, वो प्रकृति के अनुसार निर्धारित करता है। जी सर, भस्मों के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा कर ली। जाते जाते आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बताऊंगा, जो इनफर्टिलिटी आज के समय में बढ़ रही है वो आपके खान पान से बढ़ रही है, आपके तनाव से बढ़ रही है। अगर आपको एक खान पान की समस्या, बाहर का ज्यादा खाना पड़ता है, तो आप आयुर्वेद में जो वाजीकरण का जिक्र है, स्त्री हो या पुरुष हो सभी को करना चाहिए। वाजीकरण आप जरूर प्रयोग करें। वाजीकरण सेवन से आपके शरीर में पोषण भी बना रहेगा और जो ये गलत खान पान की वजह से आपने शरीर में बुरी एनर्जी पैदा कर ली है, उसको भी ये दूर करता है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।